प्री लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित रखवाला। रक्त की प्यासी सभ्य दुनिया से दूर, बहुत दूर, हिमालय के एक पहाड़ी गांव का अंचल, छोटा सा झोपड़ा, पहाड़ी की ओट से छनकर आती हुई सूर्य की किरणों में छोटा सा सरकंडे का झोपड़ा सोने के झोपड़े की तरह चमक रहा था। झोपड़े के इर्द गिर्द केले, नारंगी, नाशपाती के दरख्त, फल फूल और हरे पीले पत्तों से लदे हुए। झोपड़े के सामने एक अमरूद का पेड़, खूंटे से बंधा एक बछड़ा था। पेड़ के नीचे बैठी वह जंगली बेतों और बांस की पतली पतली तिल्लियों से डोको बना रही थी। प्यारा सा सुकुमार बच्चा गोद में मीठी नींद ले रहा था। किसी गीत की कड़ी को गुनगुनाती हुई वह काम कर रही थी। उसके हाथ मशीन की भांति चल रहे थे। बेतों और तिल्लियों को काटते संभालते गुनगुनाहट का क्रम तो रुक भी जाता, पर उसकी स्मृतियों के तार न टूटते थे। हाँ, कभी कभी सामने की मटमैली धुंधली पहाड़ी की ओर नज़र उठाकर देख लेती अपनी गोद में सोए प्यारे बच्चे को और पेड़ में पके अमरूदों को। तब उसके मानस पट पर चलने वाली स्मृतियों के सवाक चित्रपट के एकाध अस्फुट शब्द बाहर निकल पड़ते। और यह अमरूद का पेड़ तो एकदम बच्चा था उस समय, अब तो फलने लगा है। मन ही मन हिसाब लगाकर जुड़ती 11 और फिर अतीत की स्मृतियाँ चलचित्र के समान क्रमबद्ध चलने लगती। 11 वर्ष बीत गए। अमरूद का यह पेड़ और महज 18 वर्ष की थी वह। फागुन का महीना, ऐसी ही धीरे धीरे बहती हुई बासंती हवा इसी पेड़ के पास खड़ी होकर सजल नेत्रों से उनको विदाई देती हुई वह पीठ पर डोको लादे सतरंगे ऊनी कमरबंद से खुखरी को कमर में बांधते हुए उन्होंने कहा था, रुंच दुत बावली माँ चाड़े यूँ डोको फरी रुपैया लिएर फर क्यों ला। धीरज बहादुर को दुल्हन लाए हेरन, तेस्को कान को झुमका, नाक को नथिया, जब मैं कलकत्ता को नए कमाई हो। कलकत्ता माँ रुपया तैयार होच, अर्थात रोती हो दुत पगली, मैं जल्दी ही डोको भर रुपया लेकर लौटूंगा। धीरज बहादुर की स्त्री को देखो ना, उसके कान के झुमके, नाक की नथिया, सब कलकत्ता की कमाई ही तो है। कलकत्ते में रुपए बनते हैं। 11 वर्ष पहले के विदा वेला के आलिंगन चुंबन को याद कर उसका हृदय धड़कने लगता, ओठ फड़कने लगते और नसों में बिजली दौड़ जाती। गांव का आवारा लफंगा बल बहादुर भी उनके साथ जा रहा था। वह इसी पेड़ के पास देखी रही थी और वे दोनों सामने की उसी मटमैली धुंधली पहाड़ी की छाया में छिप गए थे। पेड़ पर तोता अमरूद कुतरता, वह हाथ उठाकर हिस कर उड़ाती और स्मृतियों का क्रम टूटते टूटते फिर चलने लगता। 8 वर्षों तक वह प्रतिदिन यहीं कुछ देर खड़ी होकर देखती रही थी, किंतु उस धुंधली पहाड़ी की छाया से निकलकर कोई नहीं आया था, कोई भी नहीं। खूंटे से बंधा बछड़ा बाँ बाँ करने लगता। गंभीर निंद्रा में सोए हुए बच्चे को बाएं हाथ से कंधे या छाती पर चिपकाकर वह उठ खड़ी होती, बछड़े को पुचकारती, दुलारती और कोमल घास खिलाती। अरे, तुम्हें इतनी जल्दी भूख लग गई, कहकर प्यार से एक मीठी चपत लगाकर आसमान में सूर्य की ओर देखकर बड़बड़ा उठती, बेला ढकने को है, सुबह से ही बिना खाए गया है, सो अभी तक घर नहीं लौटा। उसकी रोज की यही आदत बुरी है। कुनकुनाती हुई वह वहीं जाकर बैठ जाती और फिर स्मृतियों के देश में विचरण करने लगती। 8 वर्षों तक कोई नहीं आया। तीसरे साल अगहन महीने में शाम को जब वह आग सुलगाकर बाछा को सेक रही थी कि चंदू की माँ ने आकर कहा, अरे पूनो, बल बहादुर कलकत्ते से आया है, मझला के आंगन में है। सुनते ही वह नवजात बाछा को ठिठुरते छोड़कर दौड़ी थी मंझला के यहाँ।
मंझला के यहाँ बड़े बूढ़े, बच्चे, लड़के, लड़कियाँ और गांव भर की स्त्रियाँ बल बहादुर को घेरे खड़ी थीं। बीच में बैठा बल बहादुर कलकत्ते की हैरत भरी कहानियाँ सुना रहा था। ट्रेन गाड़ी, मटर गाड़ी, हवाई जहाज़ वगैरह की अजीब अजीब बोलियाँ वह हंस हंस कर सगर्व सबको सुना रहा था। सब आश्चर्य के पुतले बने सुन रहे थे, अचरज भरी हंसी हंस रहे थे। वह उसके पास जा न सकी, पिछवाड़े में खड़ी सब सुनती रही। बल बहादुर ने कहा था, हिरण्य दाजू, हिरण्य भैया पलटन माँ भर्ती भय। सुनते ही वह कांप उठी थी, उसके सिर में चक्कर आने लगा था। वह भाग आई थी। अपनी झोंपड़ी में पड़ी पड़ी वह लगातार कई दिनों तक आंसू बहाती रही थी। उसकी आंखें डबडबा आईं। वह उठ खड़ी हुई, जंगल की ओर देखकर पुकारती, बहादुर। प्रत्युत्तर में खूंटे से बंधा बछड़ा वाँ वाँ करता और गोदी का बच्चा रो पड़ता। बच्चे को थपकियों से सुलाती और फिर बैठ जाती और ताना बाना बुनने लग जाती थी। हाँ, वह हप तो पड़ी रही थी और यह बल बहादुर उसे कभी भी भला नहीं लगा था। यह बल बहादुर बचपन से ही वह उसे जानती थी। उसे सैकड़ों बार गालियां दे चुकी थी। गांव की सभी लड़कियां उसे घृणा करती थीं। वह जंगल में लड़कियों को छेड़ता था, लेकिन उस दिन अपने को समझा बुझा कर वह उठ बैठी थी। बैठी बैठी गीत की एक कड़ी गुनगुना रही थी। तिमित आयो लखन, दाजू लाए कहाँ छोड़े। तुम तो आए लक्ष्मण, पर भाई को कहाँ छोड़ाए। कि उसने पिछवाड़े से गाकर उत्तर दिया था, दाजियो तम गए मृगा पछी, मों आए तीनों रखवारे। भाई तो हिरन के पीछे गए, मैं तुम्हारी रखवाली करने आया हूँ। उस समय बल बहादुर उसे बड़ा अच्छा लगा था। वह उसको पकड़ लाई थी। आंगन में घंटों बैठकर कलकत्ते की कहानियाँ सुनती रही थी। उसी दिन से वह रोज़ शाम को आकर कलकत्ते की कहानी सुना जाता। उनकी, पूनों के पति की बुद्धिमानी और अपनी बेवकूफ़ी की दर्जनों ऐसी कहानियाँ कहता कि हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाते। किस तरह वह एक कंपनी में दरबान था। उसी कंपनी का एक कूली भद्दे इशारे से हुंच हुंच दाजू कहकर चिढ़ाया करता था। वह खून का घूंट पीकर रह जाता था। किस तरह उसने जाकर हिरण्य दाजू से शिकायत कर दी थी और वे जाकर उस कूली को किस तरह खुखरी निकालकर मारने दौड़े और वह कूली किस तरह दुम दबाकर भागा, आदि बातें वह सब विस्तार सुनाता। उसे बड़ी अच्छी लगती थीं कलकत्ते की कहानियाँ। कैसा देश है जहाँ बिना तेल की बत्ती अपने आप शाम होने पर जल जाती है और सुबह को बुझ जाती है। बल बहादुर भी उसे अच्छा लगने लगा था। एक दिन वह बल बहादुर को पकड़कर समझाने लगी थी, बहादुर तुम आवारागर्दी छोड़ो, घर बनाकर घरनी ले आओ। हो वह ठठाकर हंस पड़ा था। भौजी तुम भी कैसी हो, आवारागर्दी छोड़कर घर तो बना सकता हूँ, पर मेरे साथ रहना कौन लड़की पसंद करेगी। तू आवारागर्दी तो छोड़। कुछ क्षण गंभीर रहकर वह मुस्कुराते हुए बोला था, अच्छा भाभी एक बात पूछूं? पूछो। यदि आवारागर्दी छोड़ दूं तो तुम भी मेरे साथ? फटहा कहकर उसके मुंह पर एक हल्की चपत लगाकर मुस्कुराती हुई गाय खोलने चली गई थी। बल बहादुर ने उसके हाथ से जबरदस्ती पगहिया ले ली थी। दो भौजी मैं चरा लाता हूँ। उसी दिन से वह साथ रहने लगा था। काम करने में तो वह भूत है भूत। जब तक जाकर हाथ न पकड़ो काम नहीं छोड़ने का। आज 3 साल से किसके खेत में ऐसे फसल लगते हैं। वह अपने खेतों की ओर देखती, लहलहाती पौधे, मनमोहक हरियाली, कितना सुंदर। पूनो पूनो पास के जंगल से कोई पुकारता। आवाज़ पहचान कर वह उत्तर देती, आई, और गोदी में बच्चे को संभालती हुई वह जंगल की ओर दौड़ती। झाड़ी के पास जाकर फिर पुकारती, किधर?
इधर इधर, झाड़ी के उस पार से आवाज़ आती। बल बहादुर नवजात बछड़े को पोंछ रहा था। पास ही गाय खड़ी थी। पूनो को देखते ही वह खिल पड़ा। आओ आओ। पूनो को गोदी में बच्चा जग पड़ा था। बच्चे को बल बहादुर की गोदी में देते हुए उसने बछड़े को बड़े प्यार से चुमकारा। फिर बोली, अब फर्क ना घर, खाए की पानी छैना, अर्थात अब लौटो घर, खाए भी नहीं हो। अली पख ना, अली सुन ना, अर्थात जरा ठहरो ना, जरा सुनो ना, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा था। पूनो की आंखों में एक शरारत भरी लाली दौड़ गई थी और ओठों पर मुस्कान। वह बछड़े को गोद में उठाते हुए बोली थी, चलो। अली सुनना, बहादुर रोकता ही रहा। वह चल पड़ी। दूध से सफ़ेद बछड़े को गोद में लेकर पूनो आगे आगे भागी जाती थी। पीछे पीछे सदह प्रसूता उजरी हुक हुक हिम हिम करती दौड़ी जाती थी। पास ही झरना कलकल कर रहा था और डालियों पर पक्षियों का कोरस गान शुरू हो गया था। पूनो रुक रुक कर पीछे ही देखती थी। सबसे पीछे बल बहादुर गोद में बच्चे को लिए कंधे पर लठ रखे धीरे धीरे ही विजयी वीर की तरह झूमता आ रहा था। उसकी गोदी में बच्चा रो रहा था और वह उसको अजीब लय में गीत गाकर चुप कराने की चेष्टा कर रहा था। ओ बाबू, गोरी को बंधैया माँ, छैन रखवारा, चोरी भयो फल फूल, ओ बाबू।